हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसको हम आपके साथ आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है। और इसी क्रम में हम अब अन्य सब्जेक्ट की जो सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी आपके लिए ला रहे हैं। साथियों, सभी जुड़े रहें और जैसा कि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, आप अच्छे से अब चयन परीक्षा में लग जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला वीडियो है पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ हड्डियों के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, उनके लिए स्वस्थ अगर उनको रखना है, एक अच्छे तरीके से रखना है, तो उसके लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। कैल्शियम और विटामिन ई, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी। तो स्वस्थ हड्डियों के लिए जो आवश्यक होता है वह कैल्शियम और विटामिन डी अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम प्राथमिक खनिज है जो हड्डियों की संरचना बनाता है, जबकि विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि कैल्शियम के स्रोत। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या हैं? तो डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, पनीर, दही, पत्तेदार हरी सब्जियां और आदि खाद्य पदार्थ, अगर ये हम खाते हैं तो इससे हमें क्या है, कैल्शियम मिलता है। और विटामिन डी के सोर्स क्या क्या है? तो वसायुक्त मछली, फोर्टिफाइड दूध, सूर्य के प्रकाश में रहना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है उससे कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, घोड़े की सवारी करने जैसे, घोड़े की सवारी करने जैसे परिवहन प्रदान करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे जानवर जो कि परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि तांगा में प्रयोग होते हैं, ऊंट गाड़ी होती है, खच्चर होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक पशु, भारवाही पशु, आनुवंशिक रूप से संशोधित पशु और घरेलू पशु। तो ऐसे पशुओं को कहा जाता है भारवाही पशु। कौन से कहा जाता है? भारवाही पशु। वे पशु जो परिवहन का साधन होते हैं, जैसे सवारी करने वाले घोड़े, उन्हें सवारी या भारवाहक पशु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धूल से होता है? ठीक है, किससे होता है? धूल से होता है। सिलिकोसिस, क्षय रोग, जियोर्डाइसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अगर हम बात करें धूल से जो रोग होता है, वह होता है सिलिकोसिस। कौन सा होता है? सिलिकोसिस। ठीक है। तो सिलिकोसिस एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है, जो सिलिका धूल को सांस के माध्यम से अंदर लेने से होती है। यह न्यूमोकोनोसियस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस का एक प्रकार है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर क्रिया है। ठीक है, देखें क्वेश्चन को। दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर क्रिया है। तटस्थता, जनसंख्या, नर मांस भक्षण और प्रदूषण। तो दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर क्रिया है, उसको कहा जाता है तटस्थता। क्या कहा जाता है? तटस्थता। ठीक है, याद रखें। अगला है मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि MOM। देखिए, इसी सीरीज में ये क्वेश्चन दूसरी बार डिस्कस हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप सीरीज के जो क्वेश्चन हैं, यानी आप इसे पहले वीडियो से देख रहे हैं, तो लिंकअप में है। कभी इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है, तो कभी इसी से संबंधित कुछ और पूछ लिया जाता है। इसलिए हम इन प्रश्नों को बहुत विस्तृत में चर्चा करते हैं आपके साथ। ठीक है, इससे मार्स ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है आपसे पिछली वीडियो में। आप वीडियो क्रम से देखिए, तो वहां पर समझ में आएगा कि इसके मेन रोल में कौन थे। तो वहां क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस बार पूछा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, उसके उप संचालन निदेशक कौन थे? सुमोना साहब,
आकृति यादव, कल्पना सिंह, रितु करिधाल। तो इसकी उप संचालन निदेशक थी रितु करिधाल। कौन? रितु करिधाल। और रितु करिधाल के साथ अगर नाम आए तो आप देख सकते हैं नंदिनी हरिनाथ और रितु करिधाल। इन दोनों का नाम हो सकता है कि इस बार रितु करिधाल पूछ लिया। वैसे ज्यादातर क्या है, रितु करिधाल के बारे में ही चर्चा करते हैं वो लोग। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है कई परीक्षाओं में। लेकिन याद रखें नंदिनी हरिनाथ भी इनके साथ थी। अगला है ऊर्जा स्रोत जो घटता जा रहा है। ऊर्जा स्रोत जो घटता जा रहा है। सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, कोयला, जल। तो ऐसा ऊर्जा स्रोत जो एकदम कम होता जा रहा है कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे कम होते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अगला है महासागरों में पाया जाने वाला अपशिष्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बना होता है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो महासागर होते हैं, सागर होते हैं, इनमें अपशिष्ट पाया जाता है और जो अपशिष्ट पाया जाता है वो निम्न में से किस पदार्थ से बना होता है? लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। तो महासागरों समुद्रों में जो अपशिष्ट पाया जाता है वह पाया जाता है किसका बना होता है? वो प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। याद रखें क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है। समुद्र में सूरज इन प्लास्टिक को छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को फोटो डिग्रेडेशन के रूप में जाना जाता है। इस मलबे का अधिकांश हिस्सा प्लास्टिक की थैलियों, बोतल के ढक्कनों, प्लास्टिक की पानी की बोतलों और स्टायरोफोम कप से आता है। तो ये जो प्लास्टिक है वो कहाँ कहाँ से आता है? तो बोतल के ढक्कन होते हैं, प्लास्टिक की पानी की बोतल होती हैं, प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, इनसे आता है। और सूर्य अपनी रोशनी से अपने इनको क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटो डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है। तो महासागरों में जो अपशिष्ट पाया जाएगा वो किसका है? प्लास्टिक का। ठीक है। याद रखें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। अगला है साइनूरामाइड। अगला है साइनूरामाइड के रूप में भी जाना जाता है। साइंस के क्वेश्चन को ईवीएस के अंदर पूछ रहा है। देखिए कुछ भी पूछ रहा है कहीं से भी। साइनूरामाइड के रूप में जाना जाता है कोशिका रस, सेल्यूलोज, एस्टर, बेकिलाइट, मेलामाइड। तो साइनूरामाइड के रूप में जाना जाता है कोशिका रस या सेल्यूलोज। ठीक है। याद रखें। अगला है पृथ्वी के जल घटक को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जल घटक को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जैसा कि जल घटक की बात हो रही है और हमारे ऑप्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग, पर्यावरण अध्ययन में मीडिया का उपयोग करने के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मीडिया के उपयोग की बात हो रही है तो इनमें से कौन सा सही है? पहला, शिक्षार्थियों को किसी मुद्दे के बारे में पढ़ने और विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिलता है। जब बच्चे मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं, मीडिया का सोर्स कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, मैगजीन्स हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? शिक्षार्थियों को किसी मुद्दे के बारे में पढ़ने और विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही है। अगला है छात्र वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानेंगे। जो पर्यावरण के इश्यूज चल रहे हैं प्रेजेंट में उसके बारे में बच्चे जानेंगे। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? स्वाभाविक है दोनों होने चाहिए। तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें एक और दो दोनों हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। एक और दो दोनों। याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को देखा करो, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है और हमें क्या जवाब देना है। ठीक है। जल्दबाजी नहीं मचानी है। अगला है मनवीर सिंह। देखिए जो प्रमुख हस्तियां होती हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इस बार आए हैं मनवीर सिंह, हो सकता है अगली बार कुछ और भी पूछ ले। तो हमें जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे। मनवीर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये हो सकता है नाम नया है और हम इसको हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें
कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको अच्छे से इसको जानना है। अगर वो पूछता विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो आप तुरंत बता देते कि क्रिकेट से संबंधित है। यानी कि ऐसा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है, जिसको आप दिन रात न्यूज में देख रहे हैं, उसके बारे में तो तुरंत पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य खेलों के खिलाड़ी हैं, वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी हमें जानना है, पढ़ना है उनके बारे में। ठीक है, तो मनवीर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल, जूडो। तो मनवीर सिंह जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब बात आ रही है न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जिसे हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्र सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो देखिए, जो एमएसपी डिसाइड की जाती है वो भारत सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, भारत सरकार प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करती है। कृषि एवं सहकारिता विभाग गेहूं और धान के लिए एमएसपी तय करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील है? वेमनाड झील, चिल्का झील, पेंगोंग झील, शिवाजी सागर झील। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेमनाथ झील, जो कि कहां पर है? केरला में है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील है वेमनाथ झील, जो कि केरला में है, और इसकी जो लंबाई है, मतलब अगर हम बात करें तो 96.5 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। चलिए, जब क्वेश्चन का सिलसिला चल ही रहा है, तो एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप बताना कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद को पलस्तर करने के बाद उपयोग के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है? 4 से 5 महीने, 1 साल, 1 साल से भी अधिक, 1 सप्ताह। तो खाद को पलस्तर करने के बाद उपयोग के लिए तैयार होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 से 5 महीने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत में ताजे पानी का सिर्फ प्रतिशत है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर इंडिया में कितना है? 2%, 3%, 4% और 5%। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। तो भारत में ताजे पानी का जो प्रतिशत है वो है 4%। कितना है? 4%। ठीक है, भारत में विश्व का 4% ताजा जल उपलब्ध है। इससे भारत दुनिया के सबसे अधिक जल संकटग्रस्त देशों में से एक बन गया है, जबकि हम विश्व की 18% जनसंख्या लगभग निवास करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है? ठीक है, रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह पूछ रहा है इधर, तो हो सकता है कुछ लोग कहते हैं ध्रुव तारा, है ना? अब लेकिन इंग्लिश में बात हुई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। मंगल, बृहस्पति, वीनस, नेपच्यून। तो बता दोगे कौन सा है? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। अरे भाई, शुक्र तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। वीनस जो है उसे इंग्लिश में शुक्र को ही क्या है? वीनस कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश नेम भी याद रखें। आजकल ये पूछने लगे हैं, जुपिटर लिख देंगे, मार्स लिख देंगे, पृथ्वी की जगह अर्थ लिख देंगे, नेपच्यून, अरुण, वरुण। तो कुछ भी नाम है, ये इंग्लिश के जो वर्ड है वो एक्चुअली इसमें आजकल ये पूछने लगे, तो हमें इंग्लिश नेम भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में, ये जो प्लैनेट्स हैं इसकी भी एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे, और सबकी एक डिटेल को एक बार अच्छे से आपके लिए साथ डिस्कस भी कर देंगे। तो ग्रहों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सुबह का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई, राव रेड्डी, विमा शेट्टी, शिवन मूर्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है।
और वह एक वैज्ञानिक, उद्योगपति, नव प्रवर्तक और दूरदर्शी थे। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जो कि बहुत गलत गलत बात है। इसलिए आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ आपको इसको शेयर भी करना है। और अगर आप में से कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। और आपके कोई भी क्वेरी हुआ करें, कोई भी आपके सजेशंस हुआ करें, तो मुझे मेल भी किया करो और मुझे कमेंट के माध्यम से बताया करो। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।